हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुप्रयुक्त रसायन अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फर्स्ट ईयर अनुप्रयुक्त रसायन अप्लाइड केमिस्ट्री, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सभी जानते हैं कि यूनिवर्सिटी पेपर का जो टाइम होता है वो 2.5 घंटे होता है और पूर्णांक 50 नंबर का होगा। सभी स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। हमारा यह पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आप अप्लाइड केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। प्लीज़ सपोर्ट जीवन क्लासेस। यह एक वीडियो होगी और एक वीडियो से आप सभी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, उचित कारणों के साथ व्याख्या कीजिए कि नाइट्रोजन के 3p इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित तथा समानांतर चक्रण में होते हैं, क्यों? देखिए, क्वेश्चन आपको दिया गया है कि उचित कारणों के साथ व्याख्या कीजिए कि नाइट्रोजन के 3p इलेक्ट्रॉन होते हैं और अयुग्मित तथा समानांतर चक्रण में होते हैं, और होते हैं तो क्यों होते हैं, तो ये आपको बताना है। चलिए इसके आंसर की बात कर लेते हैं। तो देखिए, नाइट्रोजन के 3p इलेक्ट्रॉन अयुग्मित तथा समानांतर चक्रण में होते हैं क्योंकि हुंड के नियमानुसार पहले एकल एकल इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के क्रम में भरे जाते हैं और चक्रण क्वांटम संख्या के अनुसार उनका चक्रण दक्षिणावर्त होता है, अतः वे कैसे होते हैं? समानांतर चक्रण में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आणविक कक्षक सिद्धांत का उपयोग करते हुए व्याख्या कीजिए कि क्यों लिथियम द्विआण्विक हीलियम अणु की तरह नहीं बनाता। तो बात करते हैं लिथियम अणु, यानी कि जो लिथियम अणु है वह हीलियम की तरह नहीं होता, क्योंकि आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार हीलियम का जो बंध क्रम है वह क्या होता है? 0 होता है, जबकि लिथियम का नहीं। अतः लिथियम हीलियम की तरह नहीं होता है। तो यह आपसे पूछा जाएगा तो आप इस तरीके से आंसर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डी ब्लॉक तत्वों से क्या समझते हो और डी ब्लॉक के तत्वों के लक्षण बताइए। तो डी ब्लॉक आप सभी को याद होगा, आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। तो आइए बात करते हैं डी ब्लॉक के तत्वों की। तो डी ब्लॉक के तत्व दीर्घाकार आवर्त सारणी में एस तथा पी ब्लॉक के तत्वों के बीच वाले भाग में 10 ऊर्ध्वाधर कॉलमों में स्थित 3rd बी, 4th बी, 5th बी और 6th बी, 7th बी, 8th बी, 1 बी तथा 2nd बी समूह कौन कौन से हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तथा 12 वर्गों के सभी तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और इन तत्वों की संख्या कितनी होती है? 40 होती है, और इन सभी तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में प्रवेश करता है। तो डी ब्लॉक के तत्वों से आप क्या समझते हैं? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस तरीके से उसका आंसर दे सकते हैं। कैसे? एक बार फिर देखिएगा, डी ब्लॉक के तत्व दीर्घाकार आवर्त सारणी उसमें एस तथा पी ब्लॉक के तत्वों के बीच वाले भाग में 10 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं, उनमें स्थित होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से समूह होते हैं? तो कॉलम तो हमारे 10 होते हैं, लेकिन समूह में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो वर्गों के सभी तत्वों को डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। कौन कौन से वर्गों के? 3rd, 4th, देखिए 3rd बी, 4th बी, 5th बी, 6th बी और 7th बी, 8th बी, 1st बी और 2nd बी। इनको क्या कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और इन तत्वों की संख्या कितनी होती है? 40 होती है, इसको याद रखिएगा। और इन सभी तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में प्रवेश करता है। तो ये थे डी ब्लॉक के तत्व और उनके लक्षण। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संकरण से आप क्या समझते हो और sp, sp2 तथा sp3 संकरण की उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। तो संकरण की बात करें तो संकरण पॉलिंग तथा स्लेटर ने 1935 में सहसंयोजक यौगिकों की ज्यामितीय आकृति को समझाने के लिए परमाणु के कक्षकों के अतिव्यापन के लिए सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? पॉलिंग ने और स्टेलर ने। और कब? पॉलिंग ने और स्लेटर ने। और कब दिया था? 1935 में दिया था। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणविक कक्षकों का मिलना तथा समान संख्या के नए कक्षक संकरित कक्षक कहलाते हैं। ये आप याद रखिएगा। अब देखिए sp संकरण की बात करें तो sp हाइब्रिडाइजेशन, जब एक s तथा एक p कक्षक आपस में संकरित होकर समान ऊर्जा के 2 नए कक्षक बनाते हैं, तो इस प्रकार के संकरण को हम क्या कहते हैं? sp संकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है BeF2, BeCl2, CO2, HgCl2 और C2H2 इत्यादि।
अब ऐसे अणु जिनके sp संकरण, जिनमें sp संकरण होता है, उनकी ज्यामिति रेखीय, यानी कि उनकी ज्यामिति कैसी होती है, रेखीय होती है, लीनियर होती है, तथा परमाणुओं के बीच बंध कोण कितना होता है, 180 होता है। कभी कभी आपसे ये मालूम कर लेगा कि जो sp संकरण है उनकी ज्यामिति की रेखीय, उनकी ज्यामिति जो रेखीय होती है, उनके परमाणुओं के बीच बंध कोण कितना होता है, तो 180 डिग्री बंध कोण होता है, याद रखेगा। एग्जाम्पल हम देखें तो BeCl2 और Be, तो Be में 1s2 और 2s2, ये जो है इस तरीके से इसका कॉन्फिगरेशन लिखा जाता है। तो बात करते हैं Be मूल अवस्था ग्राउंड स्टेट में, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो s ऑर्बिटल में होंगे, और यहां पर Be उत्तेजित अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन होगा, और BeCl2 में Cl का एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो BeCl2 आप इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है sp2 संकरण। sp2 संकरण की बात करें तो जब संकरण प्रक्रम में एक s व 2 p कक्षक भाग लेते हैं तो उस प्रक्रिया को sp² संकरण कहते हैं। sp² संकरण का बंध कोण 120 होता है। तो देखिए sp संकरण का 180 होता है और sp² का कितना होता है, 120 डिग्री होता है, और आकृति कैसी होती है, त्रिकोणीय होती है। तो याद रखिए sp संकरण की आकृति ज्यामिति लीनियर होती है, और जो sp² है उसकी आकृति कैसी होती है, त्रिकोणीय होती है, और कोण कितना होता है, 120 डिग्री। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच का कोण कितना है, 120 है, तो यह है sp² संकरण यानी कि sp2। ठीक है, sp3 संकरण। sp3 संकरण का हाइब्रिडाइजेशन यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो एक s तथा 3 p कक्षक, अब की बार एक s है और 3 p कक्षक हैं, उनका आपस में मिलकर समान ऊर्जा के 4 नए संकृत कक्षक बनाना sp3 संकरण कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो CH4 है, तो C के हम देखें तो 1s2 2s2 और 2p2 इस तरीके से हम लिखते हैं। तो ऐसे अणु जिनमें इस प्रकार का संकरण पाया जाता है उनकी ज्यामिति कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है, टेट्राहेड्रल होती है। वह बंध कोण कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो आपने देखा कि अगर हम देखते हैं कि sp संकरण, तो sp संकरण में जो बातें थी तो एक s और एक p कक्षक, sp में क्या था, एक s और एक p कक्षक था। ठीक है, और कोण कितना था, कोण था 180, और उनकी ज्यामिति जो थी कैसी थी, रेखीय यानी कि लीनियर थी। ठीक है, और बात करें sp² की, तो sp² में एक s और 2 p कक्षक। ठीक है, और बंध कोण कितना था, 120, और आकृति त्रिकोणीय होती है। लेकिन sp3 में जब हमने देखा तो एक s और 3 p कक्षकों के आपस में मिलकर बनते हैं, और इनकी आकृति कैसी होती है, ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है, और बंध कोण कितना होता है, 109 डिग्री और 28 मिनट। इसको आप याद रखिएगा। sp3 संकरण के मुख्य उदाहरण कौन कौन से हैं, तो इसको देखिए, CH4 है, CCl4 है, SiH4 है, SiF4 है, और NH3H2O इत्यादि। ठीक है, CH4 यानी कि C की मूल अवस्था किस तरीके से प्रदर्शित होती है, आप देख सकते हैं इस तरीके से प्रदर्शित होती है, और C की उत्तेजित अवस्था को हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन H इनको देगा। तो हम लिख सकते हैं कि sp3 संकरण ये दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि संक्रियण ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, वेग स्थिरांक तथा ताप का अर्हिनियम समीकरण का व्यंजन प्राप्त कीजिए। तो देखिए संक्रियण ऊर्जा सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अभिक्रिया करने वाले अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा और थ्रेशोल्ड ऊर्जा के अंतर को संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि अणुओं की गतिज ऊर्जा और थ्रेशोल्ड ऊर्जा के अंतर को क्या कहते हैं, संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अर्हितनियस के सिद्धांत के अनुसार हम कह सकते हैं कि इक्वल टू AE पावर ऑफ -EA/RT। अगर दोनों तरफ हम लॉग लें, मैथमेटिकली सॉल्व करें, दोनों तरफ हमने लॉग लिया तो लॉग के और लॉग A -EA/RT। देखिए इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो लॉग है, अगर कहीं पर भी लॉग E की पावर में 2 दिया हुआ है तो उसको हम 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? उसको हम 2 लिख सकते हैं ओनली। इसी तरीके से जो E की पावर में था उसको हमने सिंगल इसी तरीके से लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर log K इक्वल टू log A
और ये जो माइनस है ये इसमें इसके साथ है, ये माइनस जो है ये इसके साथ है ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 1 की बात करें तो यहाँ पर 1 स्टेज, यहाँ पर सेकंड। तो यहाँ हम देखने वाले हैं कि अगर दोनों इक्वेशन को एक साथ लें तो दोनों इक्वेशन को माइनस करें तो log k2 माइनस log k1, और यहाँ पर हो जाएगा log ई ए अपॉन आर टी टू और माइनस log ई ए अपॉन आर टी वन। इस तरीके से हम यहाँ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने यहां किया, तो ये जो हमारे पास E1 होगा यहां पर ये प्लस होगा, याद रखिएगा। तो ई ए अपॉन आर टी वन और माइनस ई ए अपॉन आर टी टू, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो केमिस्ट्री में मैथमेटिकल हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए मैथमेटिकल में log का फॉर्मूला होता है log a माइनस log b, तो हम लिख सकते हैं log a अपॉन b। इसी तरीके से हमने यहाँ पर ये लिखा कि log k2 माइनस log k1, तो log k2 अपॉन k1 यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि ई ए अपॉन आर, ई ए अपॉन आर जो है यहाँ पर क्या है, कॉमन है, तो ई ए अपॉन आर कॉमन है, और अंदर जो बचेगा वो बचेगा 1 अपॉन टी और माइनस 1 अपॉन टी टू। क्लियर। अब यहां से हम देख रहे हैं कि log k2 अपॉन k1 है, और इसी तरीके से इस साइड में आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि 2.303 r। तो यहां पर देखिएगा ये जो ln होता है, ln जो होता है ये किसके बराबर होता है कि 2.3 log के बराबर होता है, 2.3 log के बराबर होता है। तो यहां पर ये 2.3 है, 2.3 है, तो ये 2.3 को हम ये कहां यहां पर लिख सकते हैं, तो इसलिए ये 2.303 यहां पर आया है, ये इस जगह का ही है, यही हमारा 2.3 यहां गया है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा log k2 अपॉन k1 e अपॉन 2.303 r t2 माइनस t1 अपॉन t1 t2। इस तरीके से हम इसको प्राप्त करते हैं, यही हमारा व्यंजक होगा। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सूचक की परिभाषा दीजिए, सूचक की परिभाषा दीजिए और यह कितने प्रकार के होते हैं, और उदाहरण देकर अम्ल क्षार सूचक के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो देखिए सूचक के बारे में जान लेते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने का संकेत रंग परिवर्तन के रूप में देते हैं सूचक कहलाते हैं। एक बार फिर से, वे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने का संकेत रंग परिवर्तन के रूप में देते हैं तो सूचक कहलाते हैं। अम्ल क्षार सूचक क्या होते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं? तो वे पदार्थ जो अम्ल क्षार अनुमापन यानी कि एसिड बेस टिट्रेशन में, एसिड बेस टाइट्रेशन जिसको बोलते हैं अम्ल क्षार अनुमापन, ठीक है, तो एसिड बेस टाइट्रेशन में अभिक्रिया का अंत बिंदु जो एंड पॉइंट होता है उसको ज्ञात करने में प्रयुक्त किए जाते हैं तो अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। यानी कि अम्ल क्षार सूचक वे होते हैं जो अम्ल क्षार अनुमापन में अभिक्रिया का अंत बिंदु जिसको एंड पॉइंट बोलते हैं उसको ज्ञात करने में प्रयुक्त किए जाते हैं, तो वे अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। अम्ल क्षार सूचकों का रंग अम्लीय तथा क्षारीय माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। अम्ल क्षार सूचकों को हाइड्रोजन आयन सूचक तथा पीएच सूचक भी कहते हैं। याद रखिएगा, अगर आपसे कहे कि अम्ल क्षार सूचक तो तब आपको अम्ल क्षार सूचक की डेफिनेशन देनी है, लेकिन हाइड्रोजन आयन सूचक अगर कहे तो तब भी आपको यही डेफिनेशन अम्ल क्षार सूचक की लिखनी है, और पीएच सूचक भी इसी को कहते हैं। उदाहरण में फिनोलेप्थिलीन, ठीक है, फिनोलेप्थिलीन अम्लीय माध्यम में रंगहीन तथा क्षारीय माध्यम में कैसा होता है? गुलाबी होता है। तो यह एक अम्ल क्षार सूचक है फिनोलेप्थिलीन, ठीक है। सूचक मुख्यतः रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं, परंतु किसी अनुमापन यानी कि टाइट्रेशन में अकार्बनिक यौगिकों का प्रयोग भी सूचक के रूप में किया जा सकता है। सूचक का चुनाव अनुमापन की प्रक्रिया पर निर्भर करता है और किसी भी अनुमापन में सूचक सूक्ष्म मात्रा की ही प्रयोग की जाती है, यानी कि अनुमापन में सूचक की जो मात्रा है वो बहुत ही कम यूज की जाती है। सूचक के प्रकार, टाइप ऑफ इंडिकेटर, यानी कि सूचक के 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? बाह्य सूचक, सबसे पहला है बाह्य सूचक, सेकंड है आंतरिक सूचक और थर्ड है स्वयं सूचक। तो सबसे पहले देखते हैं बाह्य सूचक, एक्सटर्नल इंडिकेटर। इन सूचकों का प्रयोग बाहर रखकर किया जाता है। अनुमापन करते समय इन सूचकों की 1 या 2 बूंद को बाहर किसी टाइल या फिर वाच ग्लास पर रख लेते हैं। तो अनुमापन के दौरान मिश्रण द्वारा, यानी कि जो मिश्रण द्रव है उसको
किसी कांच की छड़ से सूचक के साथ मिलाकर रंग परिवर्तन का अध्ययन करते हैं कि वह कैसा रंग देता है, तो इन सूचकों के अनुमापन में शुद्ध परिणाम प्राप्त नहीं होते, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O के अनुमापन में पोटेशियम फेरिसाइनाइड, क्या है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, जिसको बोलते हैं K3FeCN6 का बाह्य सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि पोटेशियम फेरिसाइनाइड का बाह्य सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए आंतरिक सूचक, इंटरनल इंडिकेटर, तो इन सूचकों का प्रयोग अनुमापन के दौरान कोनिकल फ्लास्क में भरे हुए विलयन में मिलाकर करते हैं। किस में करते हैं? कोनिकल फ्लास्क में भरे हुए विलयन में मिलाकर। इनके प्रयोग से शुद्ध परिणाम प्राप्त होते हैं, जैसे AgNO3 व NaCl के अनुमापन में पोटेशियम क्रोमेट K2Cr2O4 सूचक का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं थर्ड सूचक, जो है स्वयं सूचक, सेल्फ इंडिकेटर। सेल्फ इंडिकेटर यानी कि अनुमापन में प्रयुक्त किए जाने वाले दोनों विलयनों में से जब कोई एक विलयन सूचक का कार्य करने लगे तो इसे स्वयं सूचक कहते हैं, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 और फेरस अमोनिया सल्फेट FeSO4 NH4 का होल्टवाइज SO4 6H2O के अनुमापन में पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 स्वयं सूचक की भांति कार्य करता है, यानी कि परमैंगनेट जो है, पोटेशियम परमैंगनेट, वो स्वयं सूचक की भांति कार्य करने लगता है, यानी कि वही रंग देने लगता है। सूचक का चुनाव कैसे करें? तो एक मुक्त सूचक वह होता है जो pH मान में आगे एकाएक परिवर्तन से अपने रंग में परिवर्तन कर देता है, वही क्या है, मुक्त सूचक है। तो सूचक के चुनाव के लिए सूचक में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। क्या क्या? जैसे पहला है रंग परिवर्तन तुरंत होना चाहिए और पीएच परिवर्तन पर वह तुरंत रंग परिवर्तन कर देना चाहिए। रंग परिवर्तन स्थायी होना चाहिए, यानी कि बदलते नहीं रहना चाहिए, वह स्थायी हो जाना चाहिए, तभी हम उसको जो है, जो हम कहते हैं कि मुक्त सूचक कहते हैं। ठीक है। रंग परिवर्तन केवल अभिक्रिया के अंत बिंदु यानी कि एंड पॉइंट पर ही होना चाहिए, जिससे कि आगे का प्रोसेस हम जान सके कि यह कौन सा सूचक है और यह किसको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मेल्विनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। तो गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं और विद्युत अपघटनी सेल क्या होते हैं और ये एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए, गैल्वेनिक सेल में यह रिडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित होता है, लेकिन विद्युत अपघटनी सेल के बारे में बात करें तो यह रिडॉक्स अभिक्रिया स्वप्रभावी नहीं होता है। यह रिडॉक्स अभिक्रिया स्वप्रभावी नहीं होता है, लेकिन गैल्वेनिक सेल जो है रिडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित होता है। गैल्वेनिक सेल दो इलेक्ट्रोड को अलग अलग बीकर में रखा जाता है, लेकिन विद्युत अपघटनी सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों को एक ही बीकर में लटकाया जाता है। गैल्वेनिक सेल की बात करें तो दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग प्रकार के प्रयुक्त होते हैं और अपघटनी सेल में, विद्युत अपघटनी सेल में एक इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग होता है। गैल्वेनिक सेल इस प्रक्रम में लवण सेतु का उपयोग होता है, लेकिन विद्युत अपघटनी सेल में लवण सेतु का उपयोग नहीं होता है। तो ये थे गैल्वेनिक तथा विद्युत अपघटनी सेल में एक दूसरे के भिन्नता पॉइंट। बात करते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट है स्कॉट के दोष तथा फ्रैंकल दोष के बीच का क्या अंतर है। तो देखिए, स्कॉट के डिटेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इस डिफेक्ट में क्रिस्टल सतह से समान संख्या में धनायन व ऋणायन का विलोपन होता है, लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में धनायन व ऋणायन का विलोपन नहीं होता, बल्कि क्या होता है, वे अंतर सतह में चले जाते हैं। इस डिफेक्ट में क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्रिस्टल का जो घनत्व होता है वो समासन रहता है, यानी कि समान रहता है। अब स्कॉटी डिफेक्ट में यह डिफेक्ट उच्च आयनित प्रभाव वाले क्रिस्टलों में होता है, जैसे उदाहरण है NaCl और CsCl आदि में। अब फ्रैंकल डिफेक्ट में धनायन और ऋणायन के मध्य आकार का अंतर अधिक होता है, जैसे AgBr। ठीक है, तो आपने जाना कि इन दोनों के बीच अंतर क्या है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ठोसों में बंध सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठोसों में बंध सिद्धांत की व्याख्या कैसे करें, चलिए आइए जानते हैं। ठोसों का बैंड सिद्धांत, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। तो इसमें हम देखते हैं कि किसी धातु में उपस्थित परमाणु कक्षकों की ऊर्जा अत्यंत निकट होती है, जिससे
अधिक आणविक कक्षक बनते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं। तो बैंड दो तरह के होते हैं, वैलेंस बैंड जिनकी ऊर्जा कम होती है और जिनकी ऊर्जा अधिक होती है उसको कहते हैं हम कंडक्शन बैंड। ठीक है, यानी कि कम ऊर्जा वाले वैलेंस बैंड होते हैं और अधिक ऊर्जा वाले क्या उनसे होते हैं, कंडक्शन बैंड होते हैं। तो बैंड थ्योरी के आधार पर चालक, कुचालक व अर्धचालक में विभेद निम्न प्रकार कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले चालक यानी कि कंडक्टर के बारे में देखिए। जब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में अतिव्यापन होता है, क्या होता है, अतिव्यापन होता है, तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाकर धारा प्रवाहित कराते हैं और क्या होता है कि धातु चालकता प्रदर्शित करती है। ठीक है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, कंडक्टर मटेरियल दिए हुए हैं, तो यहां पर एम्प्टी कंडक्शन बॉन्ड है और यहां पर पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड है। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं कि एम्प्टी कंडक्शन बैंड, ठीक, और यहां पर फील्ड वैलेंस बॉन्ड है। ठीक, यहां पर इस तरीके से दिखाया गया है कि ये ओवरलैपिंग बॉन्ड्स है। क्या है, इस फिगर में ओवरलैपिंग बॉन्ड आपको दिखाए जा रहे हैं। तो कंडक्टर्स मेटल यहां पर दिखाए गए हैं। तो चालक के वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में अतिव्यापन कैसे होता है, आप इन फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। अब देखिए, कुचालक यानी कि इंसुलेटर किसे कहते हैं, कुचालक किसे कहते हैं, तो इसमें वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड ऊर्जा का अंतर अधिक होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन का संचालन नहीं होता, यानी कि इसमें जो है धारा प्रवाहित नहीं होती, तो ये बोलते हैं कुचालक। बात करते हैं, देखिए कुचालक में क्या होता है, एम्प्टी कंडक्शन बैंड होता है और यहां पर लार्ज गैप होता है, फील्ड वैलेंस बॉन्ड यहां पर है। लेकिन इसमें क्या होता है, इनमें कोई भी गैप नहीं होता, तो धारा जो है इसमें आसानी से प्रवाहित हो जाती है। चलिए नेक्स्ट है अर्धचालक, जिसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स। तो इसमें कंडक्शन बॉन्ड और वैलेंस बॉन्ड में मध्य ऊर्जा का अंतर चालक से अधिक होता है, लेकिन कुचालकों से कम होता है। परंतु इन्हें जब गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का संचालन कर जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें संचालित हो जाते हैं, तो इसमें करंट जो है प्रवाहित हो जाता है। तो कंडक्शन बॉन्ड और स्मॉल एनर्जी गैप है, यहां पर ज्यादा नहीं है, स्मॉल है, यानी कि अर्धचालक में कुचालक से ज्यादा और सुचालक से कम, यानी कि चालक से थोड़ा, चालक से ज्यादा होता है और कुचालक से कम गैप होता है। ठीक है, जो कुचालक होते हैं यानी कि अचालक, उनसे कम होता है, और जो चालक होते हैं, जो सुचालक होते हैं, उनसे कुछ ज्यादा गैप होता है, तो इनमें जो है इलेक्ट्रॉन संचालन हो जाते हैं। बात करते हैं नंबर 3, एक क्वेश्चन है, कोल गैस का ऊष्मीय मान प्रोड्यूसर गैस के ऊष्मीय मान से उच्च होता है, लेकिन होता है तो क्यों होता है, आपसे यह मालूम किया गया है, इसका कारण क्या है। तो कोल गैस का ऊष्मीय मान प्रोड्यूसर गैस से ऊष्मीय मान के उच्च होता है, लेकिन क्यों होता है, आइए इसके कारण जानते हैं। तो देखिए, कोल गैस का ऊष्मीय मान प्रोड्यूसर गैस से अधिक होता है, क्योंकि कोल गैस में जो पाए जाने वाले घटकों से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कोल गैस में पाए जाने वाले घटकों से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि प्रोड्यूसर गैस CO+H2 में N2 होता है। ठीक है, यानी कि प्रोड्यूसर गैस में N2 होता है, जो कि अधिक मात्रा में पाए जाने पर भी अपरिवर्तित रहता है, अतः कोल गैस का ऊष्मीय मान अधिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कठोर तथा EDTA विलयन के अनुमापन में प्रतिरोधक विलयन मिलाते हैं, लेकिन क्यों मिलाते हैं, इसका कारण बताइए। तो जल जो होता है, यानी कि कठोर जल तथा EDTA, दो बात कही गई है, कठोर जल और EDTA, इन विलयन में अनुमापन के प्रतिरोधक मिलाए जाते हैं। और क्यों मिलाए जाते हैं, आइए जानते हैं। क्योंकि प्रतिरोधक विलयन वह विलयन होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले pH मान परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। यानी कि प्रतिरोधक विलयन वह विलयन होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले pH परिवर्तन, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया उसमें होगी उसके द्वारा जो pH में परिवर्तन होगा तो उसका वह विरोध करता है, और जिससे अन्य समांतर अभिक्रियाओं के घटित होने की जो संभावना है वो न के बराबर होती है, और अनुमापन की शुद्धता उसी तरीके से बनी रहती है। तो इसलिए कठोर तथा EDTA विलयन के अनुमापन में प्रतिरोधक विलयन मिलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शुद्ध करने की आयन विनिमय रेजिन विधि की संचित्र विस्तृत विवेचना कीजिए। चित्र भी इसमें बनाना है। तो देखिए, आयन विनिमय रेजिन विधि, तो इस विधि में कठोर जल को रेजिन के साथ, जो कि एक कार्बन युक्त बहुलक होता है, उसके साथ क्रिया कराते हैं।
कठोर जल में उपस्थित Ca2 प्लस Mg2 प्लस Cl माइनस SO4 माइनस का विनिमय रेजिन की उपस्थिति आयनों के साथ होता है। तो विनिमय दो प्रकार का होता है, एक धनायन विनिमय, एक ऋणायन विनिमय। धनायन विनिमय में 2HR प्लस और प्लस Ca2 प्लस के साथ जब अभिक्रिया होती है तो हमें मिलता है R2Ca2 प्लस और प्लस में 2H प्लस। ठीक है, इसी तरीके से 2HR प्लस में जब 2HR प्लस के साथ Ma2 प्लस की अभिक्रिया होती है तो R2Mg2 प्लस और प्लस में 2H प्लस ये हमें प्राप्त होता है। ऋणायन में तो ऋणायन में ऋणायन प्राप्त होते हैं और धनायन में धनायन प्राप्त होते हैं, इनको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका फिगर भी देख लीजिएगा। फिगर में आपको दिखाया गया है यानी कि फॉर एक्सचेंज रेजिन मेथड, रेजिन मेथड में कैसे एक्सचेंज होता है, तो इसमें आपको फिगर भी दिखाया गया है। ठीक है, चलिए इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इस फिगर को आप आराम से बनाकर आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे स्नेहक के मुख्य गुणों की विवेचना कीजिए। एक अच्छा स्नेहक क्या होता है, उसके गुण क्या क्या होते हैं, उसकी विवेचना करनी। तो देखिए एक अच्छे स्नेहक के मुख्य गुण जो है वो निम्नलिखित हैं। पहला है स्नेहक की श्यानता, यानी कि जो विस्कोसिटी है वो मशीन के अनुरूप होनी चाहिए। जैसे हल्की तथा तेज गति से चलने वाली मशीनों के लिए कम श्यानता वाला स्नेहक, जबकि भारी तथा धीरे चलने वाली मशीनों के लिए अधिक श्यानता वाला स्नेहक प्रयोग करना चाहिए। अधिक दाब पर काम करने वाली मशीनों के लिए प्रयुक्त स्नेहक में स्निग्धता यानी कि ऑयलनेस का गुण होना चाहिए। स्नेहक की श्यानता पर तापक्रम का अधिक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। कम वाष्पशीलता वाले स्नेहकों का प्रयोग करना चाहिए। अच्छे स्नेहकों की ऑक्सीकरण होने की दर कम होनी चाहिए, यानी कि जो अच्छे स्नेहक हैं उनकी ऑक्सीकरण होने की दर जो है कम होनी चाहिए। स्नेहक विघटित होकर कम कार्बन उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। स्नेहकों का प्रज्वलन ताप यानी कि फ्लैश पॉइंट अधिक होना चाहिए और स्नेहक की पायस यानी कि इमल्सन बनाने की क्षमता कम होनी चाहिए। तो ये प्रमुख गुण हैं जो अच्छे स्नेहक को प्रदर्शित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जैविक बहुलक तथा जैव अपकर्षण बहुलक के 4 उदाहरण देकर उनकी उपयोगिता लिखिए। तो जैव अपकर्षणीय बहुलक क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होते हैं, ये जानते हैं। वे बहुलक जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा वायुमंडलीय गैस की उपस्थिति में विघटन हो जाता है जैव अपकर्षणीय बहुलक कहलाते हैं। उदाहरण है PHBV। P से है पॉली 3 हाइड्रोक्सी, पॉली 3 हाइड्रोक्सी PH हुआ, और B से यानी कि BV से है ब्यूटिनेट को 3 हाइड्रोक्सी वेलमेट। ठीक है, तो PH से है पॉली 3 हाइड्रोक्सी और BV से है ब्यूटिनेट को 3 हाइड्रोक्सी वेलमेट। ठीक है, इनका उपयोग जान लेते हैं। तो इनका उपयोग जो है वो ऑर्थोपेडिक उपकरण में और ड्रग्स के नियमित संचालन में किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं संक्षिप्त टिप्पणी में, यानी कि बेकेलाइट और ओरलान पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी देनी है। तो आइए जानते हैं बेकेलाइट क्या है। तो बेकेलाइट का निर्माण फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड की प्रक्रिया द्वारा अम्लीय या क्षारीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में किया जाता है। गुण और उपयोग की बात करें, प्रॉपर्टी एंड यूजेस की, तो यह एक थर्मोसेटिंग बहुलक है और इसका उपयोग विद्युत उपकरण, कंप्यूटर डिस्क तथा फोनोग्राफ रिकॉर्ड आदि के निर्माण में किया जाता है। इसी तरीके से ओरलान की बात करें तो ओरलान एक एक्रिलोनिट्राइल जोड़ प्रतिक्रिया के रूप में निर्मित होता है और एक्रिलोनिट्राइल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN ओलोन पॉलीमर की मोनोमेरिक इकाई है। ओरलान को पेन यानी कि पॉलीक्रिलोनाइट्राइल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉलीक्राइलोनाइट्राइल भी कहा जाता है। केंद्रीय कार्बन में एकल बंध बनाने के दोहरे बंध टूट जाते हैं। एकल बंध बनाने के लिए दोहरे बंधन टूट जाते हैं और एक नए कार्बन के साथ एक नया अतिरिक्त बंधन बनाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, ये हर बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। साबुनीकरण की परिभाषा दीजिए और साबुन बनाने की गर्म तथा ठंडी विधि का व्याख्या कीजिए, ठंडी विधि का वर्णन कीजिए। तो साबुनीकरण क्या है? साबुनीकरण जो इनके साबुन बनाने की एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रम में साबुन निर्माण वसीय अम्लों की क्षार के साथ अभिक्रिया से प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं साबुन बनाने की गर्म विधि के बारे में। साबुन बनाने की गर्म विधि में गर्म तेल यानी कि वसा और काई के साथ मिलाकर
साबुनीकरण कराते हैं। इसके पश्चात एक कार्क के बर्तन में उबालक से उबालते हैं, यानी कि जो कार्क का बर्तन होता है उसमें उबालक से उबालते हैं, उबालने की जो भी हमारे पास इक्विपमेंट है उससे उबालते हैं। अतिरिक्त उष्मा से साबुनीकरण की प्रक्रिया होती है। इसके पश्चात मोल्ड बनने से पहले साबुन प्राप्त होता है। यह थी हमारे साबुन बनाने की गर्म विधि। अब ठंडी विधि क्या है? साबुनीकरण की ठंडी विधि में साबुन निम्न पदों में प्राप्त होता है, और ये कौन कौन से? जैसे घटकों को मिलना यानी कि घटकों को मिलाना तो साबुन प्राप्त होगा। मोल्ड तैयार करने से वसा का भार कर गर्म करना, तापमान को चेक करना, घटकों को मिलाना, मोल्ड का साबुन में परिवर्तन होना, अघुलनशील मोल्ड को ढकना और साबुन प्राप्त करना, ये सब ठंडी विधि के पद हैं। ठीक है, यानी कि पहले क्या किया जाता है? घटकों को मिलाते हैं, फिर मोल्ड तैयार किया जाता है, फिर वसा का भार कर गर्म करना होता है, तापमान को चेक करते हैं, घटकों को मिलाना होता है, फिर मोल्ड का साबुन में परिवर्तन होता है और अघुलनशील मोल्ड को ढका जाता है और उसके बाद साबुन प्राप्त कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं हुंड के अधिकतम बहुलकता का नियम। हुंड के अधिकतम बहुलकता का नियम क्या है? तो देखिए, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, किसी पीडी या फिर एफ उपकोष के कक्षक में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए। यही हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए कि क्यों H2O द्रव में किंतु H2S गैस है। ठीक है, क्यों H2S द्रव है और H2S गैस है? H2O द्रव और H2S गैस क्यों है? तो H2O में इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग उपस्थित होते हैं जो जल के अणुओं के मध्य अतिरिक्त आकर्षण बल उत्पन्न करते हैं, अतः H2O द्रव अवस्था में पाया जाता है। जबकि H2S में H बॉन्डिंग नहीं होती जिससे अणु दूर दूर रहते हैं, अतः H2S गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि H2O द्रव क्यों है और H2S गैस क्यों है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCl एक सहसंयोजी अणु है किंतु यह विद्युत का सुचालक है। HCl एक सहसंयोजी अणु है किंतु यह विद्युत का सुचालक है। क्यों? क्योंकि HCl में Cl की विद्युत ऋणात्मकता H से अधिक होने के कारण यह द्विध्रुवीय अणु हो जाता है और जल में आयन बनता है, अतः विद्युत का सुचालक होता है। तो आप जान गए होंगे कि HCl एक सहसंयोजिक अणु है किंतु यह एक विद्युत का सुचालक है। वो क्यों है? क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता H से अधिक होने के कारण यह द्विध्रुवीय अणु हो जाता है और जल में आयन बनाता है, अतः विद्युत का सुचालक होता है। अब बात करते हैं निम्न में किसका आकार सबसे बड़ा है। निम्न में किसका आकार सबसे बड़ा है? तो आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, N3-, O-2 और यहां पर C4- और F-। तो यहां पर आपका सबसे बड़ा आकार जो है वो C4- का है। किसका है? C4- का सबसे बड़ा आकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु का नाम लिखिए जो वायु में संचरित नहीं होती। तो वह है एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम। किसी इलेक्ट्रोड के E डिग्री OP और E डिग्री RP में क्या संबंध है? तो यह संबंध है E डिग्री OP = E डिग्री RP। नेक्स्ट है, EDTA का पूरा नाम व रासायनिक सूत्र लिखिए। EDTA का पूरा नाम व रासायनिक सूत्र है इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। क्या है? इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। केमिकल फॉर्मूला है C10H16N2O8। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब में लोहा उपस्थित जंग में लोहा उपस्थित होता है, किसके रूप में होता है? वो आयरन ऑक्साइड के रूप में होता है, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 80% आइसोऑक्टेन 80% आइसोऑक्टेन तथा 20% एन-हेप्टेन के मिश्रण वाले ईंधन की ऑक्टेन संख्या क्या है? तो आप आंसर में लिखेंगे ऑक्टेन संख्या है 80 इसकी ऑक्टेन संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहेगा ... एक ठोस स्नेहक है। तो देखिए, ठोस स्नेहक क्या है? ग्रेफाइट एक ठोस स्नेहक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, परम्यूटेड
का रासायनिक सूत्र क्या है? परम्यूटेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2Al2 Si2O8H2O परम्यूटेट का रासायनिक सूत्र है। इस फॉर्मूले को, इस केमिकल फॉर्मूले को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वांटम संख्या को परिभाषित कीजिए। Ni28 के डी उपकोष में उपस्थित अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइएगा। ठीक है, तो चलिए, क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। वे संख्या जो किसी परमाणु की कक्षा शेल में उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा स्थिति का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। Ni28 में हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। अंतिम इलेक्ट्रॉन यही होगा। तो हम बात करेंगे अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी कि 3d8। तो यह इस तरीके से भरा जाएगा, यानी कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में आएंगे, उसके बाद यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां, इसका ये दो पूरे हो जाएंगे, फिर इसमें पूरे होंगे, फिर इसमें पूरे होंगे, और यहां पर ये टोटल कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, मुख्य क्वांटम संख्या इसमें n-n यानी कि 3 होगी। ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है n, वो कितनी है? 3 है। और एजीमुथल क्वांटम संख्या l, जिसका फॉर्मूला होता है n-3, तो n कितना है? 3 है। तो n-1 करेंगे, 3-1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखिएगा, मुख्य क्वांटम संख्या जिसको हम n से प्रदर्शित करते हैं वो कितनी है? 3 है। एजीमुथल क्वांटम संख्या n-1 होती है, तो 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। चुंबकीय क्वांटम संख्या m यानी कि -l से +l तक होती है, तो -2 -1 और 0 +1 +2 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि -l से +l तक चलते हैं, तो कितना है? l 2, तो -2 से +2 तक जाएंगे। ठीक है, 3d8 के लिए अंतिम 8th इलेक्ट्रॉन +2 स्थिति में होगा, तो m कितना हो जाएगा? +2। स्पिन क्वांटम संख्या यानी कि s +1/2 हो जाएगी, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 1/m, 1/m, तो कितना हो जाएगा? स्पिन क्वांटम संख्या। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिग्मा और पाई बंधों में अंतर बताइए। सिग्मा और पाई बंध में अंतर बताना है, तो सिग्मा और पाई बंध में अंतर ध्यान से देखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिग्मा बंध परमाणवीय कक्षकों के सिरों पर अतिव्यापन रूप में बनता है। अतिव्यापन से बनता है, किसमें? सिग्मा बंध परमाणु कक्षकों के सिरों पर अतिव्यापन से बनता है। और पाई बंध कैसे बनता है? परमाणु कक्षकों के पार्श्व अतिव्यापन पर बनता है, यानी कि यह सिरों पर अतिव्यापन से बनता है और यह पार्श्व अतिव्यापन से बनता है। पाई बंध प्रबल होते हैं, जो सिग्मा बंध है वो प्रबल होते हैं, और पाई बंध दुर्बल होते हैं। पाई बंध दुर्बल हैं और सिग्मा बंध क्या है? प्रबल हैं। यह SS और SP या PP कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है। यह केवल PP कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है। तो पाई बंध और सिग्मा बंध के जो अंतर हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान से देखिए। अब कह रहा है कि एक तत्व A का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2 है, तो तत्व के लिए निम्न का निर्धारण कीजिए। ब्लॉक, वर्ग संख्या, आवर्त संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2 दिया हुआ है। तो देखिए, ब्लॉक यानी कि यह ब्लॉक डी का है, ब्लॉक डी में है, और आवर्त संख्या इसकी कितनी है? 4 है, जो मुख्य क्वांटम संख्या का मान है। वर्ग संख्या 6 + 2 यानी कि 8 होगी, और कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी है? तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 26। आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक न्यूमेरिकल टाइप। एक जल के नमूने में 11.1 ग्राम पर लीटर CaCl2 उपस्थित है। एक जल के नमूने में 11.1 ग्राम पर लीटर CaCl2 उपस्थित है। इसकी कठोरता की गणना ppm में कीजिए। CaCl2 का आणविक द्रव्यमान दिया हुआ है 111 ग्राम। तो CaCl2 यानी कि CaCO3, तो यहां पर CaCl2 जो है हम कह सकते हैं कि 40 + 2 × 35.5 और 40 + 12 + 3 × 16, तो 111 हो जाएगा, और CaCO3 का 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 लीटर यानी कि 1000 ग्राम कठोर जल में 111 ग्राम
CaCl2 के समतुल्य CaCO2 100 ग्राम है। ठीक है, तो यहां पर 10 की घात 3 ग्राम कठोर जल में 1.11 ग्राम CaCl2 समतुल्य है CaCO3 बराबर 100 गुना 11.1 अपॉन 111 ग्राम। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 10 की घात 6 ग्राम कठोर जल में 11.1 ग्राम CaCl2 के समतुल्य CaCO3 बराबर 100 गुना 11.1 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 111 गुना 10 की घात 3। तो यहां पर इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 10⁻3 और जिसे हम लिख सकते हैं 1000। तो आंसर हमारा आ जाएगा 1000 ग्राम। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कठोरता कितनी है, 1000 ppm है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बियरिंग में स्नेहक के कार्य लिखिए। तो बियरिंग में स्नेहक के कार्य क्या क्या हैं? देखिए, बियरिंग में स्नेहक दोनों धातुओं की सतहों के तल पर चिपकता रहता है जिससे घर्षण कम होता है। घर्षण में कभी यानी कि घर्षण में कमी के कारण ऊष्मा कम उत्पन्न होती है जिससे धातु की सतह कम घिसती है। स्नेहक के प्रयोग से बियरिंग द्वारा झटकों का अवशोषण सुचारू रूप से होता है और स्नेहक से बियरिंग की क्षमता यानी कि दक्षता बढ़ जाती है और जिससे मशीन की उम्र भी बढ़ती है। ठीक है, IUPAC नाम लिखिए। IUPAC नाम लिखिए तो IUPAC नाम है, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड COOH, इसका IUPAC नाम बताना है। तो देखिए यहां पर हम IUPAC नाम देख रहे हैं तो IUPAC नाम होगा पहले का 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड। ठीक है, याद रखिएगा। ये आ जाते हैं क्वेश्चन जो आपके एक एक नंबर में हैं, तो वहां पर ये ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जो IUPAC नाम मालूम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकरण क्या है? sp3 संकरण को उदाहरण सहित समझाइए। तो संकरण के बारे में जान लेते हैं। देखिए, पॉलिंग तथा स्लेटर ने 1935 में सहसंयोजक यौगिकों की ज्यामितीय आकृति को समझने के लिए परमाणुओं के अतिव्यापन के संदर्भ में सिद्धांत दिया था। क्या सिद्धांत दिया था? आइए, लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणुीय कक्षकों का मिलना तथा समान ऊर्जा वाले एक ही आकार के समान संख्या को नए कक्षक बनाना संकरण कहलाता है तथा बनने वाले नए कक्षक संकरित कक्षक कहलाते हैं। तो यह है संकरण की परिभाषा और इसका उदाहरण। ठीक है, चलिए अब देखिए संकरण के लक्षण क्या है, इसके लक्षण भी जान लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पर संकरण में परमाणु के केवल बाह्य कोश के कक्षक ही भाग लेते हैं। संकरण में लगभग समान ऊर्जा के परमाणु कक्षक भाग लेते हैं। संक्रमण जो हमारे पास संकरण है, ठीक है, संक्रमण नहीं है, यह संकरण है। संकरण में बनने वाले नए कक्षक ऊर्जा आकार तथा संख्या में समान होते हैं। संकरण में बनने वाले नए बंध सिग्मा होते हैं, इसमें पाई बंध नहीं बनते। याद रखिए, संकरण में बनने वाले जो नए बंध होते हैं वो सिग्मा बंध होते हैं, पाई बंध नहीं बनते हैं। ठीक है, sp3 संकरण। तो sp3 संकरण यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन एक s या 3 p कक्षकों को आपस में मिलाकर समान ऊर्जा के 4 नए संकरित कक्षक बनाना sp3 संकरण कहलाता है। उदाहरण में देख लीजिएगा CH4 और इसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 और 2p2। ठीक है, चलिए ऐसे अणु जिनमें एक प्रकार का संकरण पाया जाता है उनकी ज्यामिति चतुष्फलकीय व बंध को 109 डिग्री 28 मिनट होता है, यानी कि बंध कोण जो है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो इस प्रकार के संकरण को हम कहते हैं sp3 संकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जल को मृदु बनाने की परम्यूटेटिव विधि का वर्णन कीजिए। जल को मृदु बनाने की परम्यूटेटिव विधि का वर्णन कीजिए। तो परम्यूटेट या बोल सकते हैं जियोलाइट विधि, परम्यूटेट को ही जियोलाइट विधि बोलते हैं। याद रखिएगा, जियोलाइट से नाम से आएगी या फिर परम्यूटेट विधि से नाम से आएगी, ये आपको पेपर में जरूर मिलेगी। देखिए, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, वह व्यापारिक नाम सोडियम जियोलाइट या फिर हम बोल सकते हैं सोडियम परम्यूटेट। सामान्य सूत्र होता है Na2Al2 Si2O8 XH2O, इसे शॉर्ट में Na2Z भी बोलते हैं, Na2Z। ठीक है, इसको Na2P से भी
प्रकट करते हैं। अब सोडियम परम्यूटेट में एक विशेष गुण पाया जाता है कि जब मैग्नीशियम या कैल्शियम के सल्फेट या क्लोराइड इसके संपर्क में आते हैं तो यह मैग्नीशियम व कैल्शियम आयन सोडियम का स्थान ले लेता है तथा मैग्नीशियम या कैल्शियम परम्यूटेट बनाते हैं। इस प्रकार कठोर जल में Mg+2 Ca+2 आयन दूर हो जाते हैं तथा जल कैसा हो जाता है, मृदु हो जाता है। सोडियम जियोलाइट को एक आयताकार स्टील के बर्तन में रखते हैं। इस बर्तन में मोटी बालू, बारीक बालू तथा सोडियम जियोलाइट की परतें लगी रहती हैं तो कठोर जल सभी परतों से गुजरकर सॉफ्ट वाटर बन जाता है। ठीक है, चलिए अब बर्तन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। तो सोडियम जियोलाइट की अभिक्रिया CaCl2 से कराएं तो कैल्शियम जियोलाइट हमें प्राप्त होता है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं Na2Z प्लस MgCl2, तो MgZ प्लस 2NaCl, Na2Z प्लस CaSO4 तो हमें मिलेगा CaZ प्लस Na2SO4, Na2Z प्लस MgSO4 तो यहां पर MgZ प्लस Na2SO4। ठीक है, तो जियोलाइट यानी कि Z Al2Si2O8 होता है, याद रखिएगा। और यहां पर आपको दिया हुआ है जैसे कि हार्ड वाटर यानी कि रॉ वाटर यहां से जा रहा है, यहां से NaCl सॉल्यूशन जाएगा और यहां जियोलाइट होगा। ठीक है, तो मोटी बजरी और मोटी बालू की परत होती है यहां और इसके नीचे होती है बारीक बालू। तो यहां से गुजरने के बाद हमें जो है यहां पर एक सिंक होता है तो यहां से हमें इसमें से छनने के बाद हमें जो मिलता है वह सॉफ्ट वाटर हमें यहां पर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है कि इस प्रयोग में जो भी हम प्रयोग किया है वाटर छानने का, तो इस प्रयोग में कठोर जल को मृदु बनाने की क्रिया में लगभग 12 घंटे में संपूर्ण सोडियम जियोलाइट कैल्शियम तथा मैग्नीशियम जियोलाइट में परिवर्तित हो जाता है। तब इसकी क्षमता कम हो जाती है और इसे पुनः प्राप्त अर्थात जियोलाइट को पुनः प्राप्त करने के लिए 5 से 10% NaCl जिसे हम बोलते हैं विलयन प्रवाहित किया जाता है। जैसे CaZ प्लस 2NaCl तो Na2Z और CaCl2, MgZ प्लस 2NaCl और Na2Z प्लस MgCl2 मिलता है। चलिए नेक्स्ट है थर्मोप्लास्टिक ताप सुगम्य बहुलक तथा थर्मोसेटिंग ताप दृढ़ बहुलक क्या है, तो प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी देना है। तो देखिए ताप सुगम्य बहुलक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या होते हैं, वे बहुलक जो गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं तथा जिनको किसी भी आकार में परिवर्तित किया जा सकता है, इसको ठंडा करने पर अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं, ताप सुगम्य बहुलक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है PVC, टेफ्लॉन, पॉलीथीन एटसेट्रा। इनकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये बहुलक लंबी श्रृंखला युक्त रेखीय बहुलक होते हैं। इन बहुलकों में श्रृंखलाओं के मध्य कोई त्रिविमीय तिर्यक आबंध नहीं होता, अतः वे दृढ़ नहीं होते हैं। ताप दृढ़ बहुलक के बारे में बात करें थर्मोसेटिंग पॉलीमर के बारे में, तो वे बहुलक जो गर्म करने पर रासायनिक परिवर्तन द्वारा कठोर दृढ़ पदार्थों में बदल जाते हैं तो ताप दृढ़ बहुलक कहलाते हैं। एग्जाम्पल है बेकेलाइट, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, मेलेमाइन और एटसेट्रा जो भी इसमें इत्यादि आते हैं। विशेषता की बात करें तो ये बहुलक अर्ध तरल यानी कि सेमी सॉलिड पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। इन बहुलकों को गर्म करके पुनः अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है और गर्म करने पर यह कठोर और अज्वलनशील पदार्थ में बदल जाते हैं। ये सभी परिवर्तन अत्यधिक संख्या में तिर्यक आबंध बनाते हैं, तिर्यक आबंध बनने के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है धात्विक संचरण क्या है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, धात्विक संचरण क्या है और प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। इसके कारण व रोकथाम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो धातु अथवा मिश्र धातुओं का वायुमंडलीय गैसों तथा नमी के कारण यानी कि नमी के साथ रासायनिक अथवा विद्युत रासायनिक क्रिया। एक बार फिर से, धातु अवस्था मिश्र धातुओं का वायुमंडलीय गैसों तथा नमी के साथ रासायनिक अथवा विद्युत रासायनिक क्रिया द्वारा क्षय होने की प्रक्रिया को धात्विक संचरण कहते हैं। धात्विक संचरण के कारण धातु का वायुमंडलीय वायु के संपर्क में आ जाना, यानी कि जब धातु वायुमंडलीय गैस N2, SO2, O2 आदि तथा नमी के संपर्क में आती है तो धातु की सतह पर धात्विक ऑक्साइड, सल्फाइड आदि की परतें चढ़ने लगती हैं और धातु का संचरण होने लगता है। नेक्स्ट है, जब धातु किसी
द्रव में डूबी रहती है। जब धातु किसी द्रव में या जल में आंशिक रूप से डूबी रहती है तो धातु के आयन द्रव में आ जाते हैं और उनकी समान संख्या के ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पर जमा हो जाते हैं, जिसके कारण रासायनिक साम्य उत्पन्न हो जाता है और धातु का संक्षारण होने लगता है। ये इसके कारण है। अब संक्षारण के प्रकार यानी कि वायुमंडलीय संक्षारण और निमज्जित संक्षारण। ठीक है, तो वायुमंडलीय संक्षारण क्या है? वायुमंडलीय संक्षारण यानी कि एटमॉस्फेरिक कोरोजन क्या होता है? धातुओं की सतह वायुमंडलीय गैसों जैसे O2, SO2, H2 आदि के संपर्क में आकर रासायनिक अभिक्रिया करने लगती है, जिसके फलस्वरूप धातु की सतह धात्विक ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट आदि की सतह बनने लगती है, जिसके कारण धातु धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और इस प्रकार धातु का संक्षारण होने लगता है। जैसे M यानी कि धातु है कोई और ऑक्सीजन O2, जब ये अभिक्रिया होती है तो धात्विक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, निमज्जित संक्षारण जिसको हम बोलते हैं निमज्जित संक्षारण यानी कि इमर्ज्ड कोरोजन। तो इस प्रकार के संक्षारण में धातु की सतह पर नम वायु, जल या किसी अन्य द्रव के संपर्क में आने के कारण एक विद्युत रासायनिक सेल बन जाता है तथा हम कह सकते हैं कि विद्युत रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है और धातु का संक्षारण होने लगता है। रासायनिक संक्षारण क्या होता है यानी कि केमिकल कोरोजन? तो इस प्रकार के संक्षारण में धातु तथा द्रव की रासायनिक अभिक्रिया होती है। जल संक्षारण की बात करें तो पानी के पाइपों तथा बॉयलरों का संक्षारण इसके अंतर्गत आता है, जो जल संक्षारण होता है। धात्विक संक्षारण के बचाव तथा रोकथाम, इसमें बात करें तो उपयुक्त डिजाइन के द्वारा इसकी रोकथाम की जा सकती है। जैसे डिजाइन के नोकदार कोने न हो जिससे उस पर ठोस पदार्थ न जमा हो सके, जोड़ने वाले भागों में कोई छेद या दरार नहीं होनी चाहिए। यह एनोडीय धातु कोई पेंट या फिर हम कह सकते हैं कि कोई लेपन नहीं चाहिए, यानी कि हम कह सकते हैं एनोडीय धातु जो होते हैं उन पर कोई पेंट या फिर कोई लेपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, शुद्ध धातु के प्रयोग द्वारा हम उसको बचा सकते हैं। जैसे किसी धातु में जितनी ज्यादा अशुद्धि होगी उसका संक्षारण भी उतना अधिक होगा, अतः संक्षारण से बचने के लिए शुद्ध धातु का प्रयोग करना चाहिए। सदमक का प्रयोग यानी कि बाय यूजिंग इनहिबिटर, तो हम कह सकते हैं कि संदमक को यदि सूक्ष्म मात्रा में मिला दिया जाए तो वह धातु के चारों ओर अधिशोषित होकर एक सुरक्षात्मक परत बना लेता है, जिससे संक्षारण का रोक हो जाता है, संक्षारण की रोकथाम हो जाती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो फास्फेट तथा क्रोमेट आदि एनोडीय निरोधक का कार्य करती है। नेक्स्ट है उचित माध्यम से प्रयोग द्वारा, उचित माध्यम से प्रयोग अगर करें तो हमें उसको संक्षारण से बचाया जा सकता है। धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए नम वायु या जल में घुली हुई O2 को निकालने पर संक्षारण को रोका जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए सोडियम सल्फाइड Na2SO3 या हाइड्रोजन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि वार्निश कितने प्रकार के होते हैं, एक अच्छे वार्निश की विशेषता लिखिए। तो वार्निश वह पदार्थ होता है जो लकड़ी तथा अन्य कुछ पदार्थों के ऊपर लगाई जाती है जिससे उनकी सुरक्षा हो और वे सुंदर दिखें। वार्निश के प्रकार क्या क्या होते हैं? एक होता है स्प्रिट वार्निश। स्प्रिट वार्निश क्या है? लाख या अंबर रेजिन को मिथाइलटिड है ना, मिथाइलटिड स्प्रिट में घोलकर स्प्रिट वार्निश बनाया जाता है। तेल वार्निश अंबर रेजिन या कोपल, अंबर रेजिन या कोपल को वाष्पशील विलायकों या अलसी, जो हमारे पास अलसी होती है, अलसी का तेल हो उसमें घोलकर तेल वार्निश बनता है। उसका उपयोग बाहरी के लेपन, जो बाहर का लेप होता है उसके लिए किया जाता है। यानी कि अंबर रेजिन या कोपल को वाष्पशील विलायकों या फिर अलसी के तेल में घोलने पर तेल वार्निश बनता है और इसका उपयोग कहां हो जाता है? बाहर के लेपन के लिए किया जाता है। जल वार्निश, जल वार्निश की बात करें तो देखिए जल वार्निश में इसे बनाने के लिए लाख या शैलक के उचित मात्रा में बोरेक्स मिलाकर मिश्रण को गर्म पानी में घोलते हैं। इसका उपयोग आंतरिक कार्यों के लिए किया जाता है। तारपीन वार्निश, तारपीन वार्निश यानी कि इसे डेमर गोंद या फिर अन्य प्राकृतिक रेजिन को तारपीन के तेल में घोलकर बनाया जाता है। यह शीघ्रता से सूख जाता है।
लेदर वार्निश क्या होता है? लाख को स्प्रीट में घोलकर मिश्रण में भूरा रंग मिलाने पर लेदर वार्निश प्राप्त होता है। इसका उपयोग चमड़े की सतह को चमकीला करने में किया जाता है, जो लेदर वार्निश होता है। अच्छे वार्निश की विशेषताएं लिखें। तो अच्छे वार्निश की विशेषताएं और उनका उपयोग क्या है, आइए उनके बारे में जानते हैं। तो वार्निश थर्मोसेटिंग रेजिन तथा तेल से मिलकर बनते हैं। ये पारदर्शी होते हैं। इनका उपयोग अकेले ही किया जाता है, यानी कि इसमें कुछ मिलाया नहीं जाता है जब इसका उपयोग करते हैं। व्यवसायिक रूप से इनका मुख्य उपयोग मोटर वाहनों में किया जाता है। ये पारदर्शी से गहरे सुनहरे रंग के भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंट निर्माण में प्लास्टिसाइजर्स का उपयोग लिखो और एक अच्छे पेंट की विशेषताएं भी बताइए। तो पेंट के निर्माण में प्लास्टिसाइजर्स का उपयोग क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, पेंट के निर्माण में प्लास्टिसाइजर्स का उपयोग, ये पेंट की परत को लचीलापन, पेंट की जो परत है उसमें लचीलापन बढ़ाते हैं और परत में दरारें पड़ने से रोकते हैं। आरएनडी का तेल, ट्राइफिनाइल फास्फेट तथा डाइब्यूटाइल फास्फेट प्लास्टिसाइजर्स के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अच्छे पेंट की विशेषता क्या है? पेंट की परतों पर सूखने पर दरारें नहीं पड़नी चाहिए। इसमें अधिक क्षेत्र में फैलने का गुण होना चाहिए। इससे सतह की स्थायी रंग देना चाहिए और यह विषैला नहीं होना चाहिए, वरना जो करता है उसको खतरा हो सकता है, जो पेंट करते हैं। अब देखिए, निम्न के आईयूपीएससी नाम लिखिए। तो आईयूपीएससी नाम लिखने हैं, ये सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं जो आप देख रहे हैं। पहला है ई, दूसरा है टी और तीसरा है HCOOH और फोर्थ और फिफ्थ ये है। तो देखिए, ई का नाम हम ई से ही पुकारेंगे, टी को टी से पुकारेंगे और HCOOH का नाम होता है मेथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं? मेथेनोइक एसिड बोलते हैं। और आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 CH2 इस तरीके से ये दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। तो इसका नाम है 2,4,5 ट्राइमेथिल हेप्टेन। क्या नाम है? 2,4,5 ट्राइमेथिल हेप्टेन। इसी तरीके से ये कहलाएगा 4 हाइड्रोक्सी, 4 मेथिल और 2 पेंटेनन। ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी, 4 मेथाइल और 2 पेंटेनन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सिग्मा और पाई बंध को परिभाषित कीजिए। सिग्मा और पाई बंध को परिभाषित कीजिए। वह बंध जो कक्षकों के सम्मुख अतिव्यापन से बनता है पाई बंध कहलाता है। फेस वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, उसको क्या कहते हैं? हम पाई बंध कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल में s ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल, इनका अतिव्यापन यानी कि ओवरलैपिंग होगी तो हमें मिलता है पाई बंध। ठीक है, p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल का अगर हम अतिव्यापन ओवरलैपिंग कराएंगे तो इनके ओवरलैपिंग से हमें सिग्मा बंध मिलता है। पाई बंध क्या होते हैं? देखिए, वह बंध जो कक्षकों PP, ठीक है, वह बंध जो कक्षकों PP के पार्श्वीय अतिव्यापन यानी कि साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, पाई बंध कहलाता है। तो यहां पर p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल का अतिव्यापन जब होगा हमें मिलेगा पाई बंध। पाई बंध हमें इनके अतिव्यापन से मिलता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3p इलेक्ट्रॉन के लिए L और M के मान लिखिए। तो यहां पर n इक्वल टू कितना है? 3। इलेक्ट्रॉन के लिए L और M के मान निम्न है। क्या क्या है? जैसे मुख्य क्वांटम संख्या कितनी दी हुई है? 3। द्विगंशी क्वांटम संख्या L हमें निकालनी है। जो L होता है तो n पर डिपेंड होता है। तो L इक्वल टू 0 से n-1 तक L इक्वल टू 3-1 हो जाएगा, यानी कि L इक्वल टू 2। चुंबकीय क्वांटम संख्या M के मान जो है वो M इक्वल टू कितने हो जाएंगे? -L से +L तक। तो M इक्वल टू हो जाएगा -2 -1 0 +1 और +2। तो टोटल वैल्यू ऑफ M इक्वल टू 12 + 1 2 × 2 + 1 M इक्वल टू कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा हमारे पास 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डेक्रोन का रासायनिक सूत्र लिखिए। डेक्रोन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा डेक्रोन पॉलीमर, यानी कि ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आप डेक्रोन का रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनीकरण में ... का उपयोग किया जाता है। तो गैल्वेनीकरण में जिंक का उपयोग किया जाता है, इसको याद रखिएगा। H-2 NaOH का pH मान की गणना कीजिए। तो H-2 NaOH का pH मान की गणना कीजिए। तो देखिएगा NaOH में NH का जो घोल होता है उसमें OH- आयंस की सांद्रता 1 × 10⁻² ग्राम आयन
पर लीटर होती है। तो यहाँ पर H प्लस ओ एच माइनस इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14, H प्लस 1 इंटू एच की पावर 10, H जो है हमारे पास H प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 14। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस के 12 हमें प्राप्त होगा, और 10 टू द पावर माइनस के 12 इक्वल टू हो जाएगा H प्लस के। ठीक है, तो pH इक्वल टू माइनस लॉग 10 H प्लस, और आप देख सकते हैं कि pH इक्वल टू लॉग माइनस लॉग 10, और H प्लस की वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर माइनस 12 है। और यहाँ पर जब हम लॉग का नियम लगाएंगे तो ये माइनस 12 जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, और इंटू में ये माइनस लॉग ही है। तो देखिएगा यहां पर अगर बात करें कि 10 और 10 बेस है और 10 ही लॉग की वैल्यू, तो हमारे पास वैल्यू आती है 1। तो यहां पर 12 इंटू माइनस 1 हो जाएगा, और pH का मान कितना जाएगा 12। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अणु sp3 संकरित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा अणु sp3 संकरित नहीं है? तो sp3 संकरित जो है वो BF3 नहीं है। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानी में स्थायी कठोरता डॉट 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 की उपस्थिति के कारण है, और अस्थायी कठोरता डॉट 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 की उपस्थिति के कारण है। तो पानी में स्थायी कठोरता जो है वो CaSO4 से, वह अस्थायी कठोरता किसके कारण है? CaHCO3 का होल ट्वाइस। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि स्थायी कठोरता CaSO4 से और अस्थायी कठोरता CaHCO3 के होल ट्वाइस से। ठीक है, चलिए एक ठोस स्नेहक डॉट 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 का नाम लिखिए। तो एक ठोस स्नेहक हमने अभी पीछे बताया था ग्रेफाइट है। BOD और COD को परिभाषित कीजिए। BOD और COD को परिभाषित कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा। BOD क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि 1 लीटर जल के नमूने में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्म जीवों द्वारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 दिन में ऑक्सीकरण करने के लिए O2 की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उसे BOD कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 1 लीटर जल के नमूने में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्म जीवों द्वारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 दिन में ऑक्सीकरण करने के लिए O2 की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उसे BOD कहते हैं। और COD यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड O2 की वह मात्रा जो जल में उपस्थित सभी कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है, COD यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है। तेल गैस डॉट 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 के भंजन में तेल गैस डॉट 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 के भंजन से प्राप्त की जाती है। तो तेल गैस कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल के भंजन से प्राप्त की जाती है। प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है डॉट डॉट डॉट, और यहां पर डॉट 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 का यानी कि प्रोड्यूसर गैस CO2 और H2O का मिश्रण है। CO2 गैस जो प्रोड्यूसर गैस जो है वो CO2 तथा H2 गैस का मिश्रण है। आवर्त सारणी के सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व डॉट 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 समूह में रखे जाते हैं। तो आवर्त सारणी के सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व 17वें समूह में रखे जाते हैं, और 17वें समूह में FCl, Br और I है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के नमूने में CaSO4 बराबर हम कह सकते हैं 204 मिलीग्राम पर लीटर होता है। ppm में इसकी कठोरता की गणना कीजिए। तो हमें दिया हुआ है CaSO4 का ग्राम अनुभार कितना है? 40 प्लस 32 प्लस 4 प्लस 16 यानी कि 136, और नमूने यानी कि CaCO4 की मात्रा 204 मिलीग्राम पर लीटर यानी कि 0.204 ग्राम पर लीटर। यहां पर 0.204 ग्राम पर लीटर CaSO4 की CaCO3 के समतुल्य मात्रा कितनी हो जाएगी? 0.204 इंटू 100/136, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.15 ग्राम CaCO3 आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि 1000 ml में घुले CaSO4 की मात्रा 0.15 ग्राम CaCO3 यानी 10 की घात 6 ml कठोर जल में घुले लवण की मात्रा 0.15 इंटू 10⁻6/1000 यानी कि 150 ppm होगी, और यही हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधित आणविक कक्षक एवं प्रतिबंधित आणविक कक्षक में अंतर भेद लिखिए। ठीक है, तो आणविक यानी कि बंधित आणविक कक्षक और प्रतिबंधित आणविक कक्षक क्या होते हैं? तो बंधित में इनकी ऊर्जा कम होती है, और प्रतिबंधित यानी कि इनकी ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है और इनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाता है। ये अधिक स्थायी होते हैं और प्रतिबंधित जो है वो कम स्थायी होते हैं। ठीक है,
ये परमाणुीय कक्षकों के योगात्मक ओवरलैपिंग से बनता है और ये परमाणुीय कक्षकों के ऋणात्मक ओवरलैपिंग से बनता है। इनको याद रखिएगा। जैव अपकर्षणीय बहुलक किसे कहते हैं? उदाहरण उपयोग लिखिए। जैव अपकर्षणीय बहुलक यानी कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के बहुलक हैं जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा वायुमंडलीय गैस की उपस्थिति में विघटन हो जाता है, जैव अपकर्षणीय बहुलक कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण है, फिर से हमने अभी कराया था क्वेश्चन ये, PHBV यानी कि पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनाइट और CO3 हाइड्रोक्सी वेलेमेट, CO3 हाइड्रोक्सी वेलेमेट। पीवी जो हमारे पास है PHBV का उपयोग ऑर्थोपेडिक उपकरण और ड्रग्स के संचरण में किया जाता है, संचालन में किया जाता है। संकरण क्या है? एसपी संकरण को उदाहरण सहित समझाइए। संकरण यानी कि पॉलिक व स्टेलर 1935 में सहसंयोजक यौगिक के ज्यामितीय आकृति को समझाने के लिए कक्षकों की अतिव्यापन के लिए सिद्धांत को दिया था। क्या सिद्धांत दिया था? समान ऊर्जा वाले परमाणुीय कक्षकों का मिलना तथा समान ऊर्जा वाले एक ही आकार के समान संख्या के नए कक्षक बनाना संकरण कहलाता है। यानी कि समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षकों का मिलना और समान ऊर्जा वाले ही एक ही आकार के समान संख्या के नए कक्षक बनाना संकरण कहलाता है तथा बनने वाले नए कक्षक संकरित कक्षक कहलाते हैं। ठीक है, एसपी संकरण के बारे में हमने आपको बता दिया था, एसपी संकरण था। ठीक है, आपने देखा होगा। अब देखिएगा, पाउली के अपवर्जन के नियम की परिभाषा लिखिए। पाउली का अपवर्जन नियम क्या है? तो किसी परमाणु में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। ठीक है, परमाणु के किसी भी ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यदि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए n, l तथा m के मान एक समान होते हैं तो निश्चित ही उसके s के मान भिन्न होंगे। यदि एक इलेक्ट्रॉन के लिए s बराबर +1/2 है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए s इक्वल टू -1/2 होगा। ठीक है, नोट में आपको लिखना होगा, ध्यान रखना है क्योंकि यह नियम किसी ऑर्बिटल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन के प्रवेश को अपवर्जित करता है, अतः इसे अपवर्जन नियम कहते हैं, इसीलिए इसे अपवर्जन नियम कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक न्यूमेरिकल टाइप है। 0.72 ग्राम ईंधन जिसमें 84% कार्बन है, जब बम कैलोरीमीटर में पूर्ण दहन करते हैं तो तापमान में 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। बम कैलोरीमीटर में 250 ग्राम पानी है और कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक कितना है? 150 ग्राम है। तो ईंधन के उच्च ऊष्मीय मान हमें निकालना है। देखिए W इक्वल टू दिया हुआ है 250 ग्राम, M इक्वल टू दिया हुआ है 150 ग्राम और जल तुल्यांक है, और T2 माइनस T1 दिया हुआ है 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड और W दिया हुआ है 0.72 ग्राम। तो उच्च ऊष्मीय मान का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m + W T2 - T1 अपॉन W। तो 150 + 250 और इंटू में हो जाएगा 2.4, तो 960 अपॉन 0.72 हो जाएगा, यानी कि यहां पर 0.72 है, 0.72। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1333.3 कैलोरी पर ग्राम। कितना हो जाएगा? कैलोरी पर ग्राम आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन की बात करें तो देखिए, टेफ्लॉन एक कृत्रिम बहुलक है। इसमें एकलक यानी कि 1122 टेट्राक्लोरोइथेन होता है। इस बहुलक को पॉलीटेट्राक्लोरोइथाइल यानी कि पॉलीटेट्राक्लोरोइथाइल भी कहते हैं। अब बात करते हैं NCF2 यानी कि NCF2 और डबल बॉन्ड CF2 हाई प्रेशर पर O2 के साथ गर्म किया जाता है, तो यहां पर मिलता है CF2 और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CF2N। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। वैद्युत रासायनिक संचरण, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। वैद्युत रासायनिक संचरण क्या है? तो देखिए, इसे इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन कहते हैं। नस्ट नामक वैज्ञानिक ने सन 1889 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार धातु की सतह पर अनेक छोटे रासायनिक यानी कि धातु की सतह पर अनेक छोटे छोटे रासायनिक सेल बन जाते हैं तथा उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसके कारण धातु धीरे धीरे घुलकर नष्ट हो जाती है तथा अन्य अवांछनीय पदार्थ बनने लगते हैं, और इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रिया होती हैं। एनोड पर ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन तथा कैथोड पर जो है वो अपचयन रिडक्शन होता है। यदि धातु एनोड की तरह व्यवहार करने लगती है तो उसका ऑक्सीकरण होने लगता है और आयनों के रूप में घुलने के कारण धातु का संक्षारण होने लगता है। एग्जाम्पल है जिंक की छड़। यदि
यदि कोई अन्य पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने लगे अर्थात कैथोड की तरह व्यवहार करने लगे, तब Zn+2 आयन विलयन में घुलते चले जाएंगे और धातु का संचारण होता चला जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, ये एक जिंक की रॉड है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हमें यहां पर दिया हुआ है और Zn+2 यानी कि आयन हम यहां पर इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहां पर Zn जो है Zn+2 प्लस 2e इलेक्ट्रॉन है, जिंक परमाणु की रिवर्सिबल प्रक्रिया है। अब जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना अधिक ऋणात्मक होगा उसका संचारण ऑक्सीकरण भी अधिक होगा। एग्जाम्पल है, यदि लोहे व कॉपर को मिलाकर मिश्र धातु बनाई जाए तो लोहे का मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक ऋणात्मक होने के कारण उसका संचारण पहले होगा। संचारण के बचाव। संचारण के कारण धातुओं व मशीनों को काफी नुकसान होता है। संचारण के कारण मशीनरी के अनेक कलपुर्जे अनुपयोगी हो जाते हैं। धातुओं को संचारण से बचाने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं, जैसे उपयुक्त डिजाइन के द्वारा इनका डिजाइन उपयुक्त बनाने के। यदि किसी धातु का डिजाइन सही न हो तो उसमें संचारण की संभावना अधिक रहती है, जो कि निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए। जुड़ने वाले भागों को कोई छेद या दरार नहीं होना चाहिए। एनोडीय धातु पर पेंट या लेपन नहीं होना चाहिए। दोनों असमान धातुओं का संपर्क संचारण वाले विलयन के उपस्थिति में नहीं होना चाहिए। धातु यानी शुद्ध धातु के प्रयोग द्वारा, तो किसी धातु में जितनी ज्यादा अशुद्धियां होंगी उसका संचारण उतना ही अधिक होगा। अतः संचारण से बचने के लिए शुद्ध धातु का प्रयोग करना चाहिए। संदमक का प्रयोग यानी कि निरोधक के पदार्थ होते हैं जिन्हें यदि सूक्ष्म मात्रा में मिला दिया जाए तो वो धातु के चारों ओर अतिशोधित होकर एक सुरक्षात्मक परत बना लेते हैं, जिससे संचारण को रोका जा सकता है। उचित माध्यम के प्रयोग द्वारा संचारण नमी या जल के संपर्क में अधिक तीव्र गति से होता है, क्योंकि नम वायु में O2 होती है। अतः धातुओं को संचारण से बचाने के लिए नम वायु या जल में घुली हुई O2 को निकालने पर संचारण को रोका जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए सोडियम सल्फाइड Na2SO3 या हाइड्रोजन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है स्नेहक को परिभाषित कीजिए। स्नेहक के कार्य भी लिखिए। स्नेहक यानी कि ऐसे पदार्थ जो मशीन में दो विपरीत दिशाओं में गति करने वाली धातुओं की सतह के मध्य परत का कार्य करके उत्पन्न प्रतिरोध यानी कि घर्षण को कम करते हैं, स्नेहक कहलाते हैं। स्नेहक के कार्य क्या होते हैं? मशीनों की दक्षता को बढ़ाते हैं, मशीन द्वारा उत्पन्न ध्वनि को कम करते हैं, मशीन की आयु बढ़ाते हैं, मशीन द्वारा कम ऊर्जा खर्च करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बफर विलयन क्या है? बफर विलयन क्या है और बफर विलयन के प्रकार उदाहरण सहित बताइए। वे विलयन जिनमें किसी प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर उनके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है या बहुत कम परिवर्तन होता है, बफर विलयन कहलाते हैं। जैसे CH3COOH प्लस CH3COONA, NH4OH और NH4Cl। ठीक है, बफर विलयन के गुण क्या क्या हैं? बफर विलयन की अम्लीयता या क्षारकता आरक्षित रहती है। बफर विलयन अपने पीएच मान के परिवर्तन का विरोध करता है। प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार के अल्प मात्रा मिलने पर बफर विलयन के पीएच मान नगण्य परिवर्तन हो जाता है। विलयन को तनु करने पर विलयन के पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। बफर विलयन के प्रकार दो होते हैं, अम्लीय बफर विलयन और क्षारीय बफर विलयन। अम्लीय बफर विलयन क्या है? देखिए, दुर्बल अम्ल तथा इस अम्ल के किसी प्रबल क्षार के साथ बने लवण जैसे साल्ट के मिश्रण को अम्लीय बफर कहते हैं। जैसे CH3COOH प्लस CH3COONA, HCN प्लस KCN। क्षारीय बफर यानी कि बेसिक बफर क्या होते हैं? दुर्बल क्षार व इस क्षार के किसी अम्ल के साथ बने लवण में मिश्रण को क्षारीय बफर विलयन कहते हैं। जैसे NH4OH प्लस NH4Cl, NH4OH प्लस NH4NO3। ठीक है, अब बात करते हैं डेक्रान यानी कि टेरिलीन या फिर टेरिलीन का जो हमारे पास टिप्पणी है उसको लिखते हैं। तो डेक्रान क्या है, टेरिलीन क्या है, इसके बारे में जानते हैं। इसका निर्माण एथिलीन ग्लाइकोल या टेरिथैलिक अम्ल के मिश्रण को 420 से 460 केल्विन ताप पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में संघनन यानी कि संघनन बहुलीकरण द्वारा क्रिया की जाती है।
ठीक है, एक बार फिर देख लीजिएगा। इसका निर्माण एथिलीन ग्लाइकोल तथा टेरिथैलिक अम्ल के मिश्रण को 420 से 460 केल्विन ताप पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में संघनन बहुलीकरण द्वारा किया जाता है। आप देख सकते हैं यहां पर एथिल ग्लाइकोल है और यहां पर है टेरेप्थेलिक एसिड, ठीक है। इन दोनों की अभिक्रिया कराने पर हमें मिलता है टेरिलीन, यानी कि जिसको बोलते हैं डेक्रोन। गुण या उपयोग के बारे में बात करें तो इसका रेशा बहुत मजबूत होता है और इसका उपयोग चुंबकीय टेप, सीट बेल्ट या फिर एप्रिन आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नायलॉन 6। नायलॉन 6 यानी कि पर्लोन क्या है? तो निर्माण विधि हम जान लेते हैं। तो इसका निर्माण कैप्रोलैक्टम को जल के साथ उच्च दाब पर बहुलीकरण द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन है, इसको आप याद रखिएगा, ये लिखने के लिए आपसे पूछी जाती है। उपयोग है, इसका उपयोग टायर कार्ड्स या फिर हम बोल सकते हैं एस्बेस्टास सीट, सीमेंट, वस्त्रों तथा रस्सी के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बूना 5। बूना 5 क्या है? यानी कि इसका निर्माण 1,3-ब्यूटेडाइन और स्टायरीन के बहुलीकरण से किया जाता है। NCH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस NCH2 डबल बॉन्ड CH पॉलीमराइजेशन से होता है, ठीक है। और ये बनाता है बूना 5। उपयोग है, उपयोगों में विभिन्न पदार्थों के निर्माण में इसे सीलिंग और बाइंडिंग एजेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। रबर कटिंग बोर्ड के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में बात करें तो पॉलीविनाइल क्लोराइड या बोल सकते हैं कोरोसील, जिसको बोलते हैं PVC। तो इसका निर्माण जो होता है, इसका निर्माण विनाइल क्लोराइड को पेरोक्साइड के उपस्थिति में अक्रिय विलायक के गर्म करने पर किया जाता है। NaCH2 डबल बॉन्ड CHCl प्रेशर पेरोक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो हमें मिलता है पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि PVC मिलता है। इसका उपयोग की बात करें तो उपयोग हैंडबैग, प्लास्टिक के खिलौने, पाइप, केबल आदि के बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है वैद्युत संयोजक बंध यानी कि आयनिक बॉन्ड और सहसंयोजक बंध कोवेलेंट बॉन्ड में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो वैद्युत संयोजक बंध, आयनिक बॉन्ड और सहसंयोजक बंध में अंतर। तो वैद्युत संयोजक बंध और सहसंयोजक बंध ये धातु और अधातु के मध्य मुख्यतः बनते हैं। ये मुख्यतः अधातु और अधातु के मध्य बनते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं और ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं। आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं, जल में विलय होते हैं। इनके यौगिकों के गलनांक निम्न होते हैं और जल में विलय होते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं NaCl, MgCl, AlCl3, CaCl2 एटसेट्रा। और सहसंयोजी बंध Cl2O2 N2 CH4 CCl4 एटसेट्रा होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित के IUPAC नाम बताइए। तो IUPAC नाम है, पहले का IUPAC नाम है 3-मेथाइल ब्यूटेनॉइड एसिड और तीसरा है 1,3-ब्यूटेडाइन। और यहाँ पर बात करें तो HCOOH का है मेथनोइक एसिड और यहाँ पर 2-मेथाइल पेंटेन। इन फॉर्मूला को याद रखिएगा और इनके नाम को आप याद रखिएगा, परीक्षा में 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे इसका नाम हम कह सकते हैं कि एथेनल। क्या है? एथेनल। अब क्या होता है जब, यहां पर ये क्वेश्चन आपको करना होगा कि क्या होता है जब। ये क्वेश्चन आपको 1-1 मार्क्स में मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं और देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। हाँ, ये रहा। देखिए थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग बहुलक क्या है? तो थर्मोप्लास्टिक या ताप सुगम्य बहुलक, तो ये हमने अभी पीछे बताया था, एक बार फिर से आप दोहरा लीजिएगा। वे बहुलक जो गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, जिससे इन्हें किसी भी आकार में परिवर्तित किया जा सकता है या ठंडे करने पर अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं, ताप सुगम्य बहुलक कहलाते हैं। विशेषता क्या होती है? इन बहुलकों में अंतर आणविक बल प्रत्यास्थ व रेशेदार बहुलकों के मध्य होते हैं। ये बहुलकों में श्रृंखला युक्त रेखीय बहुलक होते हैं। इन बहुलकों में श्रृंखलाओं के मध्य कोई त्रिविमीय जो तिर्यक आबंधन नहीं होता, अतः वे कैसे हो जाते हैं? दृढ़ नहीं होते। जैसे पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड और पॉलीस्टाइरीन या फिर हम बोल सकते हैं टेफ्लॉन, ठीक है। थर्मोसेटिंग या ताप दृढ़ बहुलक जो होते हैं वो क्या होते हैं? वे बहुलक जो गर्म करने पर रासायनिक परिवर्तन द्वारा कठोर दृढ़ पदार्थों में बदल जाते हैं, ताप दृढ़ बहुलक कहलाते हैं। विशेषता क्या होती है? वे बहुलक अर्ध तरल यानी कि सेमी फ्लूइड पदार्थों से बनाए जाते हैं। इन बहुलकों को गर्म करके पुनः अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इनमें यह परिवर्तन गर्म करने पर अत्यधिक संख्या में
तिर्यक आबंधन बनने के कारण होता है। एग्जाम्पल है बैकलाइट, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड और मैग्नेटाइड आदि। ईंधन का कैलोरी मान, ईंधन का कैलोरी मान क्या है, यानी कि ऊष्मीय मान। तो 1 ग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से जितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे उस ईंधन का कैलोरी मान या फिर ऊष्मीय मान कहते हैं। ठोस तथा द्रव ईंधनों का कैलोरी मान कैलोरी प्रति ग्राम तथा गैसीय ईंधनों का कैलोरी मान किलो कैलोरी प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। देखिए, ठोस तथा द्रव ईंधनों का कैलोरी मान कैलोरी प्रति ग्राम में और गैसीय ईंधनों का कैलोरी मान जो है किलो कैलोरी प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। ईंधन के ऊष्मीय मान का कैलोरी मान 2 प्रकार का होता है। एक होता है उच्च ऊष्मीय मान, तो यह है जब किसी ईंधन की इकाई मात्रा को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः दहन किया जाता है तो उत्पादों के कमरे के ताप पर ठंडा होने दिया जाता है। इस दौरान उत्सर्जित कुल ऊष्मा को उस ईंधन का उच्च ऊष्मीय मान कहते हैं। इसे कुल ऊष्मीय मान भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, एक नोट पॉइंट आपको दिखाया गया है कि उच्च ऊष्मीय में भाप की गुप्त ऊष्मा, जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट, भी सम्मिलित होती है। निम्न ऊष्मीय मान के लिए जब किसी ईंधन की इकाई मात्रा को वायु या ऑक्सीजन के पूर्णतः दहन किया जाता है तथा उत्पादों को निष्कासित होने दिया जाता है तो इस दौरान जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे उस ईंधन का निम्न ऊष्मीय मान कहते हैं। इसे नेट ऊष्मीय मान यानी कि नेट कैलोरीफिक वैल्यू भी कहते हैं। निम्न ऊष्मीय मान में भाप की गुप्त ऊष्मा सम्मिलित नहीं होती। तो निम्न ऊष्मीय मान यानी कि LCV इक्वल टू उच्च ऊष्मीय मान माइनस भाप की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो ये थे केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, हम आपसे यह उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक भी क्वेश्चंस को पेपर में नहीं छोड़ करके आएंगे, सभी क्वेश्चंस को करके आएंगे। बस इस वीडियो को एक बार देखने के बाद आप दोबारा जरूर देखिएगा, दोबारा में सभी क्वेश्चंस आपके रिपीट हो जाएंगे और एक अच्छा पैटर्न आपका तैयार होगा कि केमिस्ट्री में कभी भी आपको बैक का डर नहीं सताएगा और आप जब पेपर करके आएंगे तो आपके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान होगी कि केमिस्ट्री में जो डर हमें पहले सता रहा था वो डर अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। केमिस्ट्री का पेपर बिल्कुल आप क्लियर करके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लग रहा हो कि हाँ हमने कुछ इसमें एफर्ट किया है, हमने इसमें मेहनत की है वीडियो में, तो आप बस एक लाइक कीजिएगा और अपना पेपर सही तरीके से एक अच्छे नंबर के साथ करके आइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।